आज की चर्चा दो ऐसे विषयों पर है जिनसे हम सबकी जिंदगी जुड़ी हुई है, लेकिन जिनके बारे में बात करने से शायद सबसे ज्यादा डर, झिझक और गलतफहमियां पैदा होती हैं। सेक्स और मौत। बिल्कुल। एक वो जिससे जीवन शुरू होता है और दूसरा जहां वो खत्म होता हुआ दिखता है। और मजे की बात यह है कि समाज इन दोनों ही विषयों पर एक अजीब सी चुप्पी साधे रहता है। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो ओशो की किताब सेक्स एंड डेथ के कुछ विचारों पर आधारित हैं। और ओशो का मकसद हमेशा से ही इन्हीं सामाजिक वर्जनाओं मतलब टैबूज को तोड़ना था, ताकि इंसान अपनी मूल ऊर्जाओं को सीधे सीधे समझ सके। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का मकसद इन विचारों को जस का तस सामने रखना है ताकि एक गहरी समझ बन सके। तो चलिए इन गहरे और अक्सर गलत समझे गए विचारों को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत सेक्स से करते हैं। हाँ, ओशो के अनुसार ये जीवन की सबसे मौलिक, सबसे फंडामेंटल ऊर्जा है। उन्होंने इसकी तुलना बिजली से की है। जैसे बिजली घर में रोशनी भी कर सकती है और आग भी लगा सकती है। तो गलती बिजली की नहीं, उसकी इस्तेमाल की है। सही बात। वैसे ही सेक्स एनर्जी अपने आप में न अच्छी है न बुरी, ये बस एक न्यूट्रल शक्ति है। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है, क्योंकि आमतौर पर इसे नैतिकता के चश्मे से देखा जाता है, सही या गलत। हाँ, ओशो कह रहे हैं भी समस्या सेक्स में है ही नहीं, बल्कि उसे लेकर हमारे गहरे डर और वो जो दमन है, सप्रेशन, उसमें है। और ये मनोविज्ञान का एक बहुत बुनियादी सिद्धांत है। इसे पैराडॉक्सिकल इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। आप जिस विचार को दबाने की जितनी कोशिश करते हैं वो अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस मन में उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होकर बैठ जाता है। मतलब जितना समाज ने सेक्स को पाप या गंदगी कहा, इंसान का मन उसके प्रति उतना ही ज्यादा जुनूनी और विकृत होता गया। बिल्कुल। ओशो का तर्क यही था कि ये दमन एक प्राकृतिक ऊर्जा को एक मानसिक बीमारी में बदल देता है और मुक्ति दमन से नहीं बल्कि गहरी समझ से मिलती है। और इस दमन के खतरों के बारे में ओशो ने जो दशकों पहले कहा था वो आज के समय में बहुत प्रासंगिक लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा। उनके मुताबिक जब सेक्स को दबाया जाता है तो इंसान का व्यक्तित्व अंदर से टूट जाता है। हाँ। वो लगातार एक अपराध बोध, एक गिल्ट में जीता है। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो असली भावनात्मक करीबी यानी रियल इंटीमेसी वो खो देता है। बिल्कुल। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जो बातें ओशो ने चेतना और अनुभव के स्तर पर कही थी, आज का आधुनिक विज्ञान उन्हीं नतीजों की तरफ इशारा कर रहा है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? हाँ, और ये कनेक्शन वाकई फैसिनेट करता है। ये तो हैरान करने वाली बात है। मतलब जो बात एक विचारक 50 साल पहले कह रहे थे, आज लैब में बैठे वैज्ञानिक उसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं। एक तरह से हाँ। स्रोत में कुछ हालिया रिसर्च का जिक्र है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार सेक्स का दमन यानी सेक्स रिप्रेशन सीधे तौर पर चिंता, आक्रामकता और रिश्तों में आने वाली समस्याओं को बढ़ाता है। और स्रोत में 2024 की एक ग्लोबल स्टडी का भी जिक्र है। हाँ, वो भी है। वो कहती है कि जिन समाजों में यौन मामलों पर खुलापन है, वहां लोगों में तनाव 37% तक कम पाया गया है। ये तो सीधे सीधे ओशो के विचारों की वैज्ञानिक पुष्टि जैसा लगता है। हाँ, लेकिन हमें यहाँ एक फर्क समझना होगा। विज्ञान तनाव कम होने या आक्रामकता घटने जैसी बाहरी चीजों को मापता है। अच्छा। ओशो का इशारा अस्तित्व के साथ एक होने जैसे आंतरिक अनुभव की तरफ था। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान उस गहरे अनुभव के परिणामों को पकड़ रहा है, खुद उस अनुभव को नहीं। ये एक दिलचस्प लेकिन जरूरी अंतर है। तो ठीक है, अगर दमन गलत रास्ता है और सिर्फ खुलापन भी पूरी कहानी नहीं है, तो फिर सही रास्ता क्या है? और यहीं पर ओशो ऊर्जा के रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, जो मुझे इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा लगता है। हाँ, और ये उनका सबसे मौलिक योगदान है। वो कहते हैं कि सेक्स ऊर्जा का सबसे निचला स्तर है, पहली सीढ़ी, लेकिन ये अंत नहीं, शुरुआत है। अच्छा। अगर इसे पूरी जागरूकता और समझ के साथ जिया जाए तो यही ऊर्जा ऊपर की ओर उठकर प्रेम, करुणा, रचनात्मकता और ध्यान में बदल जाती है। ये जो सीढ़ीनुमा रास्ता है, काम फिर प्रेम फिर ध्यान, ये सुनने तो बहुत आदर्शवादी लगता है। लेकिन क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? मतलब कोई कह सकता है कि ये तो बस कल्पना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ओशो के अनुसार ये कोई जबरदस्ती करने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये एक प्राकृतिक विकास है। जैसे? ठीक वैसे ही जैसे एक बीज पेड़ बनता है। रूपांतरण का मतलब सेक्स से लड़ना नहीं बल्कि उसे समझना है। जब आप अपने पार्टनर के साथ सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी जुड़ते हैं, जब उस रिश्ते में स्वार्थ की जगह प्रेम और सम्मान होता है, बिल्कुल, तब ऊर्जा अपने आप ऊपर उठने लगती है।
स्रोत के अनुसार तब सेक्स केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं रहता, वो एक जागरूक अनुभव या कॉन्शियस एक्सपीरियंस बन जाता है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस उसका रूप बदल जाता है, जैसे पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। सही कहा, मतलब ये एक बाय प्रोडक्ट है, कोई लक्ष्य नहीं। जब ऊर्जा को उच्च स्तर पर अभिव्यक्ति मिलती है, जैसे कि कला में, संगीत में या गहरे प्रेम में, तो वो निचले स्तर पर अपने आप शांत हो जाती है। ये ऊर्जा के रूपांतरण की बात वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ही ऊर्जा शरीर से उठकर चेतना तक पहुंच सकती है। ये जीवन की यात्रा की तरह लगता है, लेकिन हर यात्रा का एक अंत भी तो होता है। और आपने बिल्कुल सही जगह पर धागे को जोड़ा है। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं, मौत। तो ओशो की नजर में मौत क्या है? क्या वो इसी ऊर्जा का कोई अगला पड़ाव है या सिर्फ एक फुल स्टॉप? उनके लिए मौत जीवन का अंत नहीं, बल्कि जीवन का शिखर है, एक चुनावटी रूपांतरण। अच्छा, वो कहते हैं कि मौत सिर्फ शरीर का रुकना है, उस जैविक मशीन का बंद होना है जिसे हम बॉडी कहते हैं। लेकिन चेतना यानी कॉन्शियसनेस, वो ऊर्जा है, में मौत का डर है ही नहीं। तो फिर वो क्या है? ये अधूरे जिए गए जीवन का डर है। अधूरे जिए गए जीवन का डर मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन का एक एक पल पूरी तरह से होश पूर्वक नहीं जीता, जिसके मन में हजारों अधूरी इच्छाएं, अधूरे अनुभव रह जाते हैं, वही मौत से डरता है। उसे लगता है कि फिल्म खत्म होने वाली है और उसने अभी कहानी को ठीक से समझा ही नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो जीवन को पूरी तरह से जीता है उसे डर नहीं लगता? लेकिन पूरी तरह से जीने का मतलब क्या है? क्या ओशो कोई प्रैक्टिकल तरीका भी बताते हैं? हाँ, और उनका तरीका बहुत सीधा है, जागरूकता या अवेयरनेस। हर पल में पूरी तरह मौजूद रहो। बिल्कुल, जब खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, जब चल रहे हो तो सिर्फ चलो। जब आप हर पल को उसकी समग्रता में जीते हैं तो मन में कुछ भी अधूरा नहीं बचता। और जब कुछ अधूरा नहीं है तो अंत का डर भी खत्म हो जाता है। सही बात है। इसके अलावा उन्होंने डेथ मेडिटेशन जैसी तकनीकों की भी बात की है, जहां व्यक्ति लेटकर ये ध्यान करता है कि शरीर मर रहा है। ये अभ्यास धीरे धीरे शरीर से जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है उससे तोड़ता है। ये दिलचस्प है कि यहाँ भी विज्ञान और अध्यात्म एक साथ आते दिख रहे हैं। हाँ, ये पैटर्न बार बार दिखाई देता है। स्रोत में येल यूनिवर्सिटी की 2024 के एक रिसर्च का जिक्र है। क्या कहती है वो रिसर्च? वो कहती है कि जिन लोगों में मृत्यु की स्वीकृति यानी डेथ एक्सेप्टेंस ज्यादा होती है, उनकी मानसिक शांति 52% ज्यादा होती है। 52%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? इसका मतलब है कि मौत को स्वीकार करने से असल में जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूरोसाइंस भी बताता है कि मृत्यु पर ध्यान करने से मस्तिष्क के एमिगडाला हिस्से में, जो डर और चिंता के लिए जिम्मेदार है, उसमें गतिविधि कम होती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में सक्रियता बढ़ती है, जो स्पष्टता और निर्णय लेने से जुड़ा है। तो जो बात एक संत कह रहे थे, आज न्यूरोसाइंटिस्ट उसे ब्रेन स्कैन में देख पा रहे हैं। और अब हम शायद उस बिंदु पर आ रहे हैं जहां सब कुछ जुड़ जाता है। ओशो का सबसे गहरा विचार, जो सेक्स और मौत, इन दो बिल्कुल विपरीत दिखने वाली चीजों को एक साथ ले आता है। उन्होंने कहा, सेक्स जीवन का प्रवेश द्वार है और मौत जीवन से बाहर निकलने का द्वार है। यह एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। हाँ, इसे समझने से दोनों का डर एक साथ खत्म हो सकता है। ये सोचना ही कितना अजीब है कि जिस ऊर्जा से हम पैदा होते हैं, उसी से हम इतना डरते हैं, और जिस प्रक्रिया से हमारा अंत होता है, उससे भी उतना ही डरते हैं। ओशो के मुताबिक क्या ये एक ही डर के दो चेहरे हैं? मतलब जीवन की पूरी शक्ति को अनुभव करने का डर। बिल्कुल, ये जीवन की टोटल इंटेंसिटी का डर है। इसे और गहराई से समझिए। सेक्स के गहरे अनुभव में कुछ पलों के लिए आपका मैं, आपका अहंकार विलीन हो जाता है। आप समय और स्थान को भूल जाते हैं। सही। और मौत में भी आपका मैं पूरी तरह से मिट जाता है। दोनों में अहंकार का विसर्जन है। अच्छा। ओशो का इशारा इसी तरफ था कि जो व्यक्ति सेक्स के क्षण में पूरी तरह डूब सकता है, वही मौत को भी एक उत्सव की तरह स्वीकार कर सकता है, क्योंकि दोनों में स्व को खोने का अनुभव है। एक में क्षणिक, दूसरे में स्थायी। वाह, ये एक बिल्कुल ही नया दृष्टिकोण है। एक तरफ जीवन की शुरुआत की सृजनात्मक ऊर्जा है और दूसरी तरफ जीवन के रूपांतरण की चूर्ण ऊर्जा। और दोनों का आधार है अहंकार का खो जाना। सही कहा। और जब इन दोनों द्वारों का डर खत्म हो जाता है, तो स्रोत के अनुसार जीवन हल्का, सरल और भय मुक्त हो जाता है। क्योंकि तब इंसान जीवन के दो सबसे बड़े सत्यों से लड़ना बंद कर देता है और उन्हें मित्र की तरह स्वीकार कर लेता है।
तो इस पूरी गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है? स्रोत में ओशो का एक अंतिम संदेश दिया गया है जो सब कुछ समेट देता है। सेक्स को समझो, मौत को स्वीकारो, और इन दोनों के बीच जो जीवन है उसे पूरी जागरूकता के साथ जियो। उनके लिए यही असली अध्यात्म था। हाँ, किसी भगवान की पूजा या कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन की मौलिक ऊर्जाओं को समझकर उन्हें स्वीकार करके और होश पूर्वक जीकर भय से मुक्त हो जाना। यही वास्तविक स्वतंत्रता और आनंद था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों से भागने के बजाय अगर उन्हें समझने की कोशिश की जाए तो शायद डर की जगह शांति और जुनून की जगह जागरूकता ले सकती है। और ये केवल एक व्यक्तिगत बदलाव नहीं है। अगर समाज इन विषयों पर खुलकर बात करे तो इसका असर पूरे समाज के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। बिल्कुल। और आज की बातचीत के बाद एक सवाल मन में उठता है, अगर समाज बचपन से ही सेक्स और मौत जैसे विषयों पर डर या चुप्पी की दीवार खड़ी करने की जगह एक स्वस्थ और समझदारी भरी चर्चा को बढ़ावा दे, तो इंसानी मन और हमारे समाज का भावनात्मक स्वास्थ्य कितना बेहतर हो सकता है।